Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we're discussing the newspaper of 7th September. At a strategic road cross with uncertainty in neighborhood and violation across the globe, India need statecraft to navigate its way. तो जब हम बात करते हैं इंडिया के नेबरहुड की, तो हम देखते हैं अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के द्वारा जो मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है कि किस तरह से विस्तारवाद की नीति को लेकर चलता है, जिसके अंदर वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या फिर सिल्क रोड इनिशिएटिव रूट जो है उनको फॉलो किया जाता है, जिसमें जियो इकोनॉमिकल इनिशिएटिव्स को लिया जाता है, स्ट्रेटेजिकल एनरिचमेंट की जाती है और डेप्थ ट्रैप जैसी थ्योरी हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जब म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में भी देखने के लिए मिला था कि जुंटा ट्राइब के बाद अब जब काला नदान प्रोजेक्ट है जो कि म्यांमार के साउथ में है, वहां पर जो वोलेशन देखने के लिए मिलता है जो ग्रुप्स के थ्रू एथनिक ग्रुप्स के द्वारा वहां पर किया जाता है, तो वहां पर भी असुरक्षा और कोई निश्चितता नहीं है। जब हम बात करते हैं श्रीलंका और नेपाल की, तो वहां पर अलग अलग इकोनॉमिक क्राइसिस और गवर्नमेंट में शिफ्ट देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली बांग्लादेश में भी देखा गया था कि शेख हसीना जी के तख्ता पलट होने के बाद वहां पर इंतरिम गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट स्टेब्लिश की गई है। तो इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में किस तरह से इंडिया अपने आप को अपने स्टेट क्राफ्ट को बनाएगा या फिर किस तरह से इन सबको मैनेज करेगा, इसके लिए जब हम बात करते हैं कि कैसे मालदीव के जब प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज के द्वारा इंडिया आउट और जो अदर इनिशिएटिव्स थे उनको रिमूव किया गया, उसके रिगार्डिंग भी इश्यू देखने के लिए मिले थे। स्टेट क्राफ्ट इज ए आर्ट ऑफ गवर्निंग एंड मैनेजिंग द स्टेट यूजिंग टूल बॉक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल मिलिट्रिकल डिप्लोमेटिकल इंस्ट्रूमेंट टू सेफगार्ड नेशन इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। किस तरह से जो इंडिया के द्वारा जब की बात करते हैं तो देखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी जो या फिर ग्लोबल साउथ की नीति को अपनाया जाता है, जिसमें वह अपने हितों को संरक्षित रखने के लिए विकास की नीति को अपनाता है। डेवलपमेंट देखा जाता है कि जो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ अलग अलग इनिशिएटिव बायलैटरल रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं और जिस तरह की एड उनको चाहिए या क्राइसिस में जो हेल्प की जानी चाहिए इंडिया के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से इंडिया जो है अपनी नीतियों को आगे बढ़ाता है। जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि जो चाइनीज मिलिट्री है वो टेक्नोलॉजी में डोमिनेंस करती है और उसके अलावा जो इकोनॉमिकली भी काफी आगे है। जब हम देखते हैं किस तरह से जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो हमारा 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, तो उसे कम करने के लिए इंडियन बजट 2024-5 में कहा गया था कि किस तरह से एमएसएमई को प्रमोट किया जाएगा और उन सभी सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, पीएलआई स्कीम्स को प्रमोट किया जाएगा। जब हम सेकंड चेंजेस की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी देखी जाती है। जब मिलिट्रिकल कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो उनको बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो एयर हो लैंड हो या फिर वाटर हो। हाल ही में अरिहंत के सबमरीन थी, उनके जो सेकंड जनरेशन सबमरीन की बात करते हैं तो अरिघाट को प्रमोट किया गया जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है, जो कि स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी और इंडिजिनाइजेशन को हम वहाँ प्रमोट करते हैं ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत उन सारी चीजों को बनाया जा सके। तो हम थर्ड चेंज देख सकते हैं किस तरह से न्यूक्लियर डेटरेंट की बात करते हैं। इंडिया के द्वारा है कि वो कभी भी पहले न्यूक्लियर यूज नहीं करेगा किसी भी देश के ऊपर, और जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है उनके ऊपर वो कभी यूज करेगा ही नहीं। तो डेटरेंट के थ्रू एज अ डेटरेंट यूज किया जाता है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम को और ज्यादा वाइड करने की और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो और डायमेंशंस है उनके ऊपर भी फोकस किया जा सके। जब हम स्ट्रेटेजिकल अलायंस की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन में क्वाड, आसियान और सार्क जैसे अलग अलग तरह के ओकस या फिर जापान और साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अलग अलग तरह के स्ट्रेटेजिकल अलायंस और ग्रुप्स बनते हुए दिखाई देते हैं जो कि इस दिशा में आगे कार्य करते हैं। रिवाइवल ऑफ सार्क स्प्लिट कैन सॉल्व मैनी रीजनल प्रॉब्लम्स। यूनुस, तो मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के इंतरिम गवर्नमेंट
के द्वारा प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उनका द्वारा अपील की गई कि किस तरह से वह भारत के साथ जो भी उनके पेंडिंग इश्यूज है उनको डिस्कशन करना चाहता है और उनको सोल्व करना चाहता है, जैसे चाहे उसमें तिस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी हो या फिर अन्य इशू हो। उसके अलावा उन्होंने सार्क, जब हम बात करते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, को फिर से रिवाइव करने की बात की, जिसके अंदर जब हम कंट्रीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश आते हैं। 2016 में पाकिस्तान के इंडिया के ऊपर एयर आर्मी बेस के ऊपर हमले के बाद सार्क मीटिंग में इंडिया के द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया, जिसके बाद भूटान, नेपाल और अदर कंट्रीज के द्वारा भी इनको ज्वाइन नहीं किया गया, जिसके बाद सार्क जो है एक ऐसी कंडीशन में आ गया जो कि किसी भी तरह से कार्यरत नहीं है। तो यूसुफ जी की बात करते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से जब हम नाटो की बात करते हैं वो भी उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बना था जिस पर सार्क बना है। तो रीजनल जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए जरूरी है कि सार्क जो है उनको फिर से रिवाइव किया जाए और प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए। जो भी रीजनल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, चाहे वो बांग्लादेश में है, चाहे वो श्रीलंका में है, भूटान में या फिर नेपाल में, जो भी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलता है साउथ एशिया से रिलेटेड, उन सभी को उनके द्वारा सोल्व किया जा सकता है। ट्रेड रिलेटेड हो या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ से या अन्य प्रॉब्लम्स जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो तिस्ता रिवर डिस्प्यूट देखने के लिए मिलता है, नेपाल के साथ काली रिवर डिस्प्यूट देखने के लिए मिलता है, और वहीं जो पाकिस्तान के साथ पीओके रिलेटेड, कश्मीर रिलेटेड इशू को लेकर भी इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा की जा सकती है। इंडिया मस्ट गार्ड इटसेल्फ फ्रॉम बिकमिंग एन ईवी कॉलोनी फॉर चाइना, से जीटीआरआई। तो जब हम बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्स की, जो कि थिंक टैंक है, पॉलिटिकल थिंक टैंक है, अकॉर्डिंग टू देम उनका कहना है कि किस तरह से जो ई व्हीकल्स है चाइना के द्वारा बनाए जाते हैं उनके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज और यूएस के द्वारा जो हैवी टैरिफ लगाया गया है, जहां हम पहले 10% टैरिफ देखने के लिए मिलता है वो 15% तक देखने के लिए मिलता है, ताकि जो ई व्हीकल्स की डंपिंग या फिर उनको कर्व किया जा सके और इतनी बड़ी क्वांटिटी में वो वहां पर इंपोर्ट ना हो। अब जब हम आसियान कंट्रीज की बात करते हैं तो उनको देखना होगा, जैसे जब हम थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड में चाइना के द्वारा अपने प्लांट एस्टेब्लिश किए गए थे जिन पर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, जहाँ पर अलग अलग पार्ट या प्लांट या प्रोडक्शन लाइन के लिए कनेक्ट किए गए थे। लेकिन एक टाइम के बाद जो थाईलैंड की ग्रोथ है वो रुक गई, बल्कि जो उनके इम्पोर्ट है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए और चैलेंजिंग हो गए, जिनके लिए कॉम्पिटिशन बिल्कुल ही कम हो गई। तो इस तरह की कंडीशन इंडिया में ना जनरेट हो, तो इसके लिए इन सभी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी की जरूरत है, ताकि क्योंकि चाइना के ई व्हीकल पॉलिसी के तहत हो सकता है कि इंडिया में जो है एफपीओज और जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्टिव हो। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में अगर हम स्ट्रेटेजिकली देख के चलते हैं, वो इंडिया की ग्रोथ के लिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं या फिर जो इंडिया के खुद के एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए इन चैलेंजेस के साथ साथ। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ई व्हीकल्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी वो फॉसिल फ्यूल कोल बेस होगी। 80% इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल बेस ही प्रोड्यूस की जाती है। तो लॉन्ग पावर कट होते हैं और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात की जाती है। तो उन टारगेट्स को भी ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबली किस तरह से इंडिया सर्वाइव कर सकता है, ताकि वो एक डंपिंग कंट्री के रूप में ना बने और अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को संरक्षित रख सके। हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव न्यू ट्रीटमेंट regime फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए न्यू ड्रग्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। जब बात करते हैं ट्रीटमेंट रेजिम की, तो ये 75,000 ड्रग्स रेजिस्टेंस है टीबी पेशेंट्स के, इसके लिए कि वो प्रोवाइड करेगा सेफली, मोर इफेक्टिव होगा, क्विक ट्रीटमेंट होगा। और जो हम बात करते हैं एमडीआर टीबी ट्रीटमेंट की, उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा इफेक्टिवली और जल्दी ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट होगा। जब हम टाइम स्लैम की बात करते हैं तो इस ट्रीटमेंट के अंदर 6 मंथ के अंदर जो चेंजेस है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जबकि जब हम एमडीआर टीबी ट्रीटमेंट की बात करते हैं उसमें 18 से 24 मंथ्स लग जाते हैं। इसके अलावा ये चीपर होगा हेल्थ सिस्टम के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। जब हम रिजीम इसमें बात करते हैं BPALM रिजीम्स की, जिसके अंदर बेडाक्विलिन और प्रोटोमेडिन, मोक्सिको, क्वाजीन, लाइजोलिड जैसी जो
इनको यूज किया जाएगा ताकि इन्हें प्रोवाइड किया जा सके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, क्योंकि टीवी के लिए जो टारगेट ट्यूबरक्लोसिस के कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए 2025 का टारगेट रखा गया था। और जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर भी इसको कवर किया गया है। ए डाइवर्स प्लेट, चेंज इन फूड कंजम्पशन पैटर्न, कैप्चर इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। किस तरह से सिग्निफिकेंट पॉलिसी इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं एडवाइजरी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, जो कि टू द प्राइम मिनिस्टर एनालाइज करती है हाउस होल्ड कंजम्पशन को, एक्सपेंडिचर को, और सर्वे किया गया था उनके द्वारा 2022-23 में। जब हम बात करते हैं किस तरह से 2011-12 के तहत एक स्ट्रेटेजिकल चेंज देखने के लिए मिलता है फूड कंजम्पशन पैटर्न्स में, अगर हम लास्ट 10 ईयर का कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट टाइम इंडिया में देखा गया है कि जो फूड स्पेंडिंग है वो हाफ हो गई है मंथ में, जितनी भी स्पेंडिंग की जाती है किसी हाउस होल्ड के द्वारा। तो एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने के लिए मिली, क्योंकि जब हम देखते हैं फूड स्पेंडिंग के ऊपर जो खर्च है, अगर वो कम हो रहा है तो उसके साथ साथ इनकम इंक्रीज कर रही है और जो ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है। इसका एक और रीजन हो सकता है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा पीडीएस प्रोवाइड करवाया जाता है मार्जिनल सेक्शन को, या फिर अदर जो भी वनरेबल बॉटम 20% हाउस होल्ड है उनको, तो उसकी वजह से भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशरीज के रूप में ये आगे आ रहे हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति की इनकम इंक्रीज करेगी, उस तरह उस डायरेक्शन के साथ साथ उनकी जो स्पेंडिंग होगी, फूड स्पेंडिंग, वो कम होती चली जाएगी, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर जब हम बात करते हैं फूड स्पेंडिंग की, तो जो प्रोसेस फूड है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो हेल्थ के लिए और हार्मफुल हो सकता है। तो उस डायरेक्शन में भी सोचने की, और इस तरह से जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है उनके बारे में विचार किया जा सकता है। हाई हाई कोर्ट जज कांट इंडिविजुअली डिसाइड ऑन जजेस एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट। तो 2023 में हाई कोर्ट के द्वारा कोलेजियम सिस्टम के द्वारा दो जजेस को नॉमिनेट किया गया था, ताकि उन्हें प्रमोट किया जा सके हाई कोर्ट जजशिप के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से बोला था कि वो फिर से नई रिकमेंडेशन प्रेजेंट करे, लेकिन उसके बाद देखा गया कि हाई कोर्ट जज हैं वो खुद से किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए प्रेफर नहीं कर सकते या फिर प्रमोट नहीं कर सकते। जब हम कोलेजियम सिस्टम की बात करते हैं तो कोलेजियम एक सिस्टम है जिसमें क्लियरेंस, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ गोपनीयता का भी बनाए रखना जरूरी है, ताकि जो अपॉइंटमेंट है उसको इस एक इंफॉर्मेटिव वे में पूरा किया जा सके। जब 5 जजेस होते हैं जिसमें चीफ जस्टिस और 4 अदर जजेस लिए जाते हैं, उनके द्वारा उनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग 5 जजेस केसेस के भी हैं जो कि अलग अलग तरह से दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि किस तरह से कोलिजियम सिस्टम में के द्वारा जजों की अपॉइंटमेंट की जाए। स्टिक टू फिस्कल डेफिसिट एज द नॉर्म ऑफ फिस्कल प्रोड्यूस। तो हाल ही में देखा गया था, जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो वो इंक्रीज होता हुआ दिखता है। तो उनके द्वारा अगर फिस्कल डेफिसिट इसी तरह से बढ़ता रहा तो 90s 80s वाली जो कंडीशन है वो क्रिएट ना हो, उसे बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि इम्पोर्टेंट स्टेप लिए जाए। जब हम 2024-5 के यूनियन बजट की बात करते हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा कहा गया था कि अगले 2 सालों में जो जीडीपी परसेंटेज है उसको जो है फिस्कल डेफिसिट के उसमें रिड्यूस किया जाएगा, जो कि 4.5% और 2025-6 में 4.9% तक कर्व किया जा सकेगा। लेकिन अगर हम इसी रेशो के साथ डेप्ट टू जीडीपी रेशो के एस्टिमेट लगाए तो वो 2025-6 तक 54% तक पहुंच जाएगा। तो किस तरह से उस चीज को रिड्यूस किया जाए, इसके लिए जरूरी है सस्टेनेबल डेप्ट फिस्कल डेफिसिट, जो कि एक सिंपल अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बताता है फिस्कल डेफिसिट और डेप्ट जीडीपी रेशो के बीच में, जो रिड्यूस करेगा डेप्ट जीडीपी रेशो को ऑन हिज
टू एक्ट द फिस्कल डेफिसिट रेशो, जिसमें एस्टिमेट चेंज किए जा सकते हैं, जो कि डेप्ट जीडीपी रेशो होता है कंट्रीज के बीच में। जब हम बात करते हैं अदर कंट्रीज की, तो ऐसी काफी सारी कंट्रीज है जिनका डेप्ट टू जीडीपी रेशो काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो जो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट है, उनको रिसिप्ट जो है वो इंडिया के कंपेरेटिवली बहुत कम है, और उनको मैनेज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, हो पाते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड स्टेट्स की या फिर जापान की, तो उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट है वो लो देखने के लिए मिलता है, लेकिन इंडिया की बात करें तो वो उन सबसे काफी ज्यादा है। उनका इंटरेस्ट पेमेंट रिसिप्ट जो है 5.5%, 6.6% या 8.5% के अप्रोक्स देखने के लिए मिलता है। वहीं इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट पेमेंट रिसिप्ट रेशो जो है वो 24% एवरेज देखने के लिए मिलता है। अगर हम सेंटर पोस्ट ट्रांसफर रेशो की बात करें तो एवरेज 49% तक देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया किस तरह से जो अपनी ट्रांसफर पेमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट है उसको लो करे, ताकि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम किया जा सके, और अगर जीडीपी की ग्रोथ है उसको कंटिन्यू रखा जा सके। नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट, तो जब हम इंडिया में बात करते हैं तो कास्टिज्म हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए अलग अलग स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन जैसे जो चीज है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि फॉर्मली और इनफॉर्मली या विजिबली और इनविजिबली दोनों ही टाइप से देखने के लिए मिलती है। कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग अलग अलग अगर हम बात करते हैं एंशियंट टाइम से, तो ऋग्वैदिक काल में कार्य के आधार पर कास्ट को डिवाइड किया गया था। जो जिस कार्य को करता उसे उस वर्ण के अंदर रखा जाता था, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होता गया और वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ। जिसके अलावा बात रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो जब माइनॉरिटीज और जो बैकवर्ड लोग हैं, जिनको सोशली और एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि आर्टिकल 15 और 16 के अंदर आता है। जब हम एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, ताकि एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करवाया जा सके। आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(3) के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से जो SC ST या फिर जो अदर कास्ट है उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। और उसके अलावा 15% जब हम बात करते हैं, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिमिट रखी गई है, जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। इंसर्जेंसी एट इट्स एंड, तो गवर्नमेंट स्टॉप अप्रोच टू टेक माओइस्ट हैज यील्ड रिजल्ट्स। तो जब हम वॉयलेंस देखने के लिए मिलता है, जो कि आइडियोलॉजी है, एक वॉयलेंस आइडियोलॉजी देखने के लिए मिलते हैं, मूवमेंट जो कि टेक्नोलॉजिकली जुडो माओइस्ट रूट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसे ट्रेस किया जा सकता है बंगाल में 1867 और 65 के बीच में, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म की जो है वो स्टार्ट हुई थी, या फिर वो देखने के लिए मिलती है। किस तरह से अलग अलग टाइम पर CPI जो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट जैसी अप्रोच हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। जब माओइस्ट की बात करते हैं तो इनका अ, आरंभ देखने के लिए मिलता है हमें नेपाल से लेकर आंध्र प्रदेश उड़ीसा के इलाकों तक, इस जिसको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, वहां पर देखा जाता है। जब गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो उनकी 3 प्रोपेगेंडा अप्रोच अपनाई थी, जिसमें स्ट्रॉन्ग काउंटरिंग ऑफ मेजर्स, सेकंड इफेक्टिव सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, थर्ड पुश टू डेवलपमेंट अचीवमेंट टू माओइस्ट कंट्रोल एरिया। तो उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्टेप लिए गए थे, ताकि वॉयलेंस को कम किया जा सके, जिसके तहत जो वॉयलेंस है वो 73% तक कम किया जा चुका है, अगर हम कंपेयर करते हैं 2013 से लेकर 2024 तक। क्योंकि पहले 126 डिस्ट्रिक्ट और 10 स्टेट के अंदर इस तरह के माओइस्ट वॉयलेशन देखने के लिए मिलता था, जो 38 स्टेट में हो गया है। जब इसके अलावा जो स्टेप लिए गए वो 13 बटालियन, जिसमें 30,000 पर्सन को पुलिस एंड पैरामेट्रिक फोर्स को एंगेज किया गया है एनकाउंटर करने के लिए टेररिस्ट ऑपरेशन को। फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेसिस जो है वो स्टेब्लिश किए गए हैं, ताकि जो डिफिकल्ट और जंगल एरियाज है उनके अंदर भी माओइस्ट को कंट्रोल किया जा सके और उनको रिड्यूस किया जा सके, जिनका 5,000 स्क्वायर किलोमीटर तक उन्हें कम किया जा चुका है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा 1,300 करोड़ एंटी माओइस्ट ऑपरेशन के लिए प्रोवाइड कराए गए थे, ताकि जो टेक्नोलॉजिकल वेपन्स है
और जो सभी चीजें प्रोवाइड करवाई जा सके। रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अप्रोच होनी चाहिए उनको यूज किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा जो गवर्नेंस फैक्टर है उसको स्टेब्लिश करने के लिए जब हम पंचायत की बात करते हैं तो जो वहाँ के लोकल है उनके साथ कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जा रहा है ताकि माओइस्ट को कम किया जा सके। जो कि 2024 के इलेक्शन में हमें देखने के लिए मिला था, सबसे अधिक माओइस्ट प्रभावी इलाके में भी वोटिंग हुई थी। जो इस गवर्नेंस और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसका एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं वहां पर 2000 से ज्यादा माओइस्ट को सरेंडर किया गया है ताकि वो उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके और जो वॉयलेंस है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा इस तरह की पंचायत बैठकें की जाती है ताकि लोगों को समझाया जा सके और उन्हें जो माओइस्ट मूवमेंट है उनसे अलग किया जा सके। जो हेल्थ केयर और सेफ्टी उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए उसके लिए आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को वहां तक पहुंचाया जाता है ताकि उनको सेफ रेगुलेशन प्रदान किया जा सके। 2018 में जब मलेरिया जैसी बीमारी वहां पर फैली थी तो उसके कर्व करने के लिए भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए थे ताकि उन चीजों को कवर किया जा सके। तो गवर्नमेंट के द्वारा कोऑर्डिनेशन की जो अप्रोच है और लोकल कम्युनिटी के साथ बातचीत के माध्यम से इन चीजों को सुलझाया जा रहा है, जो कि पहले के से अगर कंपेयर करते हैं तो काफी कम होती हुई दिखाई देती है। द लो एंड द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द पैसिव इथनेशिया। तो रिसेंटली हरीश राणा के द्वारा कोर्ट में अपील की गई थी कि उन्हें पैसिव यूथनेशिया का केस के माध्यम से डेथ दी जा सके। जब इनकी हरीश राणा की बात करते हैं तो उन्हें 2013 में 4 फ्लोर से गिरने की वजह से वो हेड इंजरी की वजह से इस तरह की कंडीशन में आ गए हैं कि उनके 100% डिसेबिलिटी हो गई है और बिना लाइफ सपोर्ट के वो जीवित नहीं रह सकते। जब पैसिव इथनेशिया की बात करते हैं तो उसका पहला सुप्रीम कोर्ट द्वारा फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया गया था 2021 में जब अरुणा साहब का केस आया था जिसमें मुंबई केईएम हॉस्पिटल में 1973 में सेक्सुअली असोल्ट होने की वजह से और उनके हेड इंजरी की वजह से वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी रिकवरी की। और पिंकी वार्नी जिन्होंने बुक राइटर थे उनके द्वारा अपील फाइल की गई थी 2009 में कि उनकी लाइफ को एंड किया जा सके और एक डिग्निटी फुल डेथ वो डिजर्व करती है उसके रिगार्डिंग था, जिसके लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन भी इशू की गई थी जिसमें कहा गया था राइट टू डेथ विद डिग्निटी फॉर्म ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन दी गई थी कि जो भी लिविंग विल है उनके ऊपर दो गवाहों के साइन होने जरूरी है। इसके अलावा जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा उसके साइन होने भी जरूरी है। जो भी इल पेशेंट्स है उसके ट्रीटमेंट उससे पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा जिसमें जो है एक क्वालिफाइड मेडिकल बोर्ड जो स्टेब्लिश किया जाएगा उनके द्वारा भी ट्रीटमेंट होगा। और इसके अलावा एक्सटर्नल मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके अलावा जो फैमिली है उनको अपने कंसेंट देना पड़ेगा विड्रॉ वेल ऑफ द लाइफ सपोर्ट। 2023 में अनदर 5 जज बेंच के द्वारा जो गाइडलाइन है उनको मैंडेट किया गया था जिसमें इंट्रोड्यूस की गई थी टाइमलाइन कि हर बोर्ड को डिसीजन मेकिंग के लिए एक टाइमलाइन दी जाएगी और उस लिमिटेड टाइम के अंदर उन्हें डिसीजन देना होगा। इसके अलावा जो लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट की गई थी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पैसिव यूथनेशिया का अभी तक इंडिया में कोई केस देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग टाइम पर जो गाइडलाइंस है वो दी गई। हाउ एग्रीकल्चर इन हरियाणा डिफरेंट फ्रॉम पंजाब। तो जब हम देखते हैं कि किस तरह से पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में मोनिकल्चर देखने के लिए मिलता है जहाँ हमें राइस और वीट की कल्टीवेशन देखने के लिए मिलता है। अगर हम उनके एरिया की बात करते हैं कि 2000
1991 से लेकर 2024 तक कितना इंक्रीज देखने के लिए मिला है, तो 20.2 लाख हेक्टेयर से 31.9 लाख हेक्टेयर तक एरिया इंक्रीज हुआ। लेकिन जो हम देखते हैं कि कल्टीवेशन एरिया में 32.7% था, उसमें ज्यादा इंक्रीज देखने के लिए नहीं मिलता, जो कि 1991 के अप्रोच, जो कि 2024 में 35.1 लाख हेक्टेयर ही देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जब पंजाब की बात करते हैं तो वो राइस कल्टीवेट किया जाता है, जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जिसकी वजह से जो पंजाब का ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीटेट करता जा रहा है। और जो अगर हम बात करते हैं टेबल की, जब फिजिकल कॉस्ट की बात करते हैं तो वो भी हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं जब हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में मोनिकल्चर की जगह हमें मल्टीपल पैटर्न क्रॉप्स देखने के लिए मिलती है, जिसमें अलग अलग स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स में भी अलग रबी और खरीफ के टाइम पर अलग अलग फसलें बोई जाती है। जैसे कॉटन, बाजरा, ग्वार जैसी फसलें जो है वो खरीफ के टाइम पर बोई जाती है। वहीं जब हम मस्टर्ड, चना और सनफ्लावर रबी के टाइम पर उगाए जाते हैं। इसके अलावा स्टेट के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, जैसे भावांतर भरपाई योजना, जिसके अंदर 16 वेजिटेबल और 3 फ्रूट्स क्रॉप को इंक्लूड किया गया है, जिसमें वो एमएसपी और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग प्राइस प्रोवाइड करवाएंगे। धान की खेती को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। अगर कोई और वाटर जो कम इंटेंसिव क्रॉप को लेते हैं तो उसके द्वारा गवर्नमेंट फाइनेंशियली इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। वहीं जब हम कनेक्टिविटी देखते हैं कि किस तरह से जो स्टेट की कैनाल नेटवर्क है, इरिगेशन नेटवर्क है, उसमें भी कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, जहाँ अंबाला, यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत वाला रीजन हो जाता है। और वहीं जब हम सेंटर की बात करते हैं या फिर नॉर्थ वेस्टर्न की बात करते हैं, वहां पर वेस्टर्न यमुना लिंक और भाखड़ा के द्वारा ही जो वाटर है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। जब हम साउथ सदर्न हरियाणा की बात करते हैं तो वहां पर जो वाटर है वो कंपैरेटिवली कम देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए वहां पर जो क्रॉप है वो भी इसी तरह से उगाई जाती है, जैसे बाजरा, ग्वार, ज्वार खरीफ के टाइम पे, और वीट, मस्टर्ड, चना, बारले रबी के टाइम पे। तो इन चीजों की वजह से पंजाब और हरियाणा में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हरियाणा जो है हॉर्टिकल्चर को भी प्रमोट करता है, ताकि अ, इनके द्वारा किसानों को जो मिनिमम प्राइस मिलनी चाहिए मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। नाइट टाइम लाइट पॉल्यूशन लिंक टू द हैजार्डस, जब हम अल, अल्जाइमर की बात करते हैं उससे रिलेटेड है। तो अल्जाइमर के काफी सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक हो सकता है, मेडिकल कंडीशन हो सकती है, एनवायरनमेंट हो सकता है, स्ट्रेस होता है। एक नया रीजन जो है वो है लाइट पॉल्यूशन, जिसकी वजह से एल्जाइमर जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सेसिव लाइट पॉल्यूशन, जब आर्टिफिशियल नाइट लाइट्स का यूज किया जाता है, जो कि हमें देखने के लिए मिलता है, जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी, और जो अदर कैटेगरीज के लिए भी। लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो why El Nino is delaying and how it could still impact India weather। एल नीनो, लानिनो, जब हम न्यूट्रल फेज की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो इक्वेटर है, इक्वेटर में जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वो कूलर हो जाता है, और जो वेस्टर्न थर्मोक्लाइन है वो इंडिकेट करता है अपविलिंग इन ईस्ट एज ट्रेड विंड की वजह से, जो कि सरफेस वाटर को कैरी करती है वेस्ट वर्ल्ड में, और नॉर्मल रेनफॉल होता है एशिया के अंदर। भाई जब एल नीनो फेज की बात करते हैं तो एल नीनो में जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर में देखने के लिए मिलता है ईस्ट और वेस्ट पैसिफिक ओशन में। जो वेस्ट पैसिफिक ओशन में डिक्रीज देखने के लिए मिलता है, जो कि अपविलिंग करता है ईस्ट में, और रेन जो है वो पुल करती है टावर अमेरिका, एशिया और में कम रेन देखने के लिए मिलती है। वहीं जब हम लाल नीनो की बात करते हैं तो जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वो कूलर हो जाता है अगर हम कंपेयर करते हैं वेस्टर्न से, जिसकी वजह से एक कंडीशन बनती है जो अपविलिंग करती है ईस्ट से
सरफेस वाटर को, जिसकी वजह से जो वेस्ट वर्ल्ड में हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिलती है हमें एशिया में। तो थर्मोकूलिंग और जो विंड फ्लो है उसकी वजह से एलनीनो और लालिनो की वजह से रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। जब हम इंडिया में रेनफॉल के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो लालिनो जो है पहले 10 से 12 ईयर के अंदर देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब जो उसका टाइम है वो बहुत कम हो गया है। 3 से 4 ईयर के अंदर लालिनो के इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से प्रॉब्लम्स भी होती है, और कभी कभी रेनफॉल की कमी की वजह से लानिनो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है। तो लानिनो के एल नीनो के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू, जो एनवायरमेंट डिजास्टर्स जैसे लैंडस्लाइड जैसी जो कंडीशन या फिर फ्लड जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, उनकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। फॉर्मलाइजिंग जेंडर अपार्थाइड, तालिबान मिलिट्री लॉ अगेंस्ट वुमेन। तो तालिबान में जो शरीयत लॉ है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके अलावा उसमें और रेगुलेशंस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें वुमेन के बाहर निकल कर बात करने में, कहीं आने जाने में, एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर अदर कंट्री के लिए आने, किसी और कंट्री में आने जाने के लिए भी उन्हें परमिशन की जरूरत होगी, तभी वो जा सकती है। ज्यादा तेज आवाज में बात नहीं कर सकती। इस तरह के जो नियम है वो तालिबान में वुमेन के ऊपर लगाए गए हैं, जब शरीयत कानून के तहत। पेट्रोलियम आइटम एक्सपोर्ट फॉल एम टू सरप्लस सप्लाई। तो जब हम देखते हैं साउथ एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के अंदर जो रीजन है जहाँ पर शिपिंग की जाती है और जहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है, उसमें डिक्रीज देखने के लिए मिला है, जो कि डिक्लाइन गया 2% ऑन द ईयर, 6.2 मिलियन बैरल पर डे, जो कि इन कंट्रीज के अंदर किया जाता है। जब हम यूरोप में बात करते हैं तो 8% का डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिला है, जो कि मंथ्स की बात करें तो 217 से 714 बैरल पर डे की जो सप्लाई थी सदर्न ईस्ट एशिया में, उसमें 32.4% का डिक्रीज के साथ हमें 10% का डिक्रीज देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से अदर फैक्टर भी इंक्लूड हो सकते हैं। जब हम सुइस कनाल अथॉरिटी की बात करते हैं तो उनके द्वारा जो ट्रांजिशन फीस है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 5 से 15% तक। सेकंड है, जब शिपिंग की वजह से जो इंक्रीज, जब हम सुएज कनाल वाले एरिया के या गल्फ कंट्री के वहाँ एरिया की बात करते हैं, वहां पर हुती रेबल्स का जो हमला देखने के लिए मिलता है, उसकी वजह से भी ट्रेड इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो टाइम है वो बढ़ जाता है, और एशियन यूरोपियन कंट्री के बीच में जो जर्नी है उसकी वजह से फ्यूल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। इस वजह से भी जो रेड सी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। कंटेनर की बात करते हैं, जो कंटेनर शिपिंग रेट है उसमें भी हाई इंक्रीज हुआ है प्री पेंडेमिक के बाद। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। तो तीन फैक्टर जो कि कॉस्ट, एक्सपोर्ट की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, ये भी इक्वली रीजन है एक्सपोर्ट के कम होने का। इस टाइम टू रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज एंड रिसाइकल वाटर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेव वाटर को बचाने के लिए एक मुहिम स्टार्ट की गई, जिसमें उन्होंने फोर बताया कि इंडिया के पास 4% फ्रेश वाटर रिसोर्स है। अगर हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो किस तरह से लोगों के द्वारा अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए, मंत्रा को अडॉप्ट किया जाए, ताकि जो वाटर है उसको सेव किया जा सके और सिक्योर किया जा सके, जिसके लिए रिड्यूस कि जो हम वाटर यूज करते हैं उसको रिड्यूस किया जा सके, रीयूज किया जा सके। जब हम वाटर की बात करते हैं तो
जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनके द्वारा या फिर जो अदर वाटर देखने के लिए मिलता है उनको यूज किया, जैसे कि रिचार्ज, जो पुरानी नहर, नदी या कुएं, बावड़े जैसे स्थल है, उन सभी को फिर से रिजनेट किया जा सके और उनके अंदर पानी को स्टोर किया जा सके, ताकि जो पानी को रिचार्ज किया जा सके और उसके बाद उसको रिसाइकिल करके यूज किया जा सके। जब हम वाटर की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बल्कि इंडियन कल्चर में तो वाटर को भी, रिवर को भी भगवान और गॉडेस के रूप में देखा जाता है। क्वांटम मिशन, गवर्नमेंट टू शॉर्टलिस्ट स्टार्टअप फॉर फंडिंग इन 2 मंथ। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्टअप को अपना प्रपोजल देने के लिए, उसको सबमिट करने के लिए नोटिस दिया गया, ताकि वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सके और फंड कर सके 25 करोड़ अंडर नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो 45 से 15 स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि एरिया ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिनको डिपार्टमेंट ने शॉर्ट लिस्टेड किया है और अगले 2 मंथ में फंडिंग करेंगी। नेशनल क्वांटम मिशन की बात करें तो वो दो पार्ट्स में है, कि किस तरह से उनको फंडिंग की जानी है और किस तरह से जो रिसर्च फंडिंग है वो पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटोरशिप और किस तरह से वो इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करेंगे उनको भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जब हम टोटल आउटलेट की बात करते हैं तो 6,000 करोड़ जो है वो दिया गया है 8 ईयर्स के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव हब्स IISER पुणे द्वारा एम है कि वो स्टेब्लिश करेगी 4 थर्मोमेटिक हब्स को, ताकि डोमेन किया जा सके क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम कम्युनिकेशन में, क्वांटम सेंस एंड मॉनिटरिंग में, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस के अंदर। इसके अलावा नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ताकि जो पॉलिसी के वर्क है और जो प्रिंसिपल है वो सिग्निफिकेंटली एडवाइस कर सके और जो भी लीडिंग चेंजेस होने चाहिए उनको किया जा सके। जब हम बजट 2024 की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमन जी द्वारा अनाउंस किया गया था कि 1 लाख करोड़ बूस्ट किए जाएंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सनसाइन करने के लिए, सनराइज करने के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलावा 15 ईयर जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि लो इंटरेस्ट रेट हो या फिर बिल्कुल नल के बराबर इंटरेस्ट रेट के माध्यम से, ताकि एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके और क्वांटम मिशन को उसके साथ कनेक्ट किया जा सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया जा सके इंडिया के अंदर क्वांटम कनेक्टिविटी, कनेक्ट किया जा सके इंडस्ट्रीज के साथ। इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस इन सिंगापुर, सिंगापुर के अंदर न्यू ऑफिस स्टार्ट किए गए इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस, जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किए गए, जो आसियान रीजन के साथ कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल लेवल पर शिफ्ट करेंगे, जो सिंगल विंडो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे इन्वेस्टर्स को, पार्टनर्स को, जो भी इंडिया में आते हैं, फिर उनके लिए मॉडल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो भी होनी चाहिए वो सभी उनको प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा इसके 6 पिलर है, जिसमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ को प्रमोट किया जाएगा। बायलैटरल कोऑपरेशन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर और कनेक्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट किया जा सके। जब हम मेडिटेरियन बिजनेस कॉन्वेंस की बात करते हैं, जिसमें इंडिया के मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका एम है इंटीग्रेट करना इंडिया को वेस्ट एशिया के साथ, यूरोप के साथ थ्रू US, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल, ताकि इंडिया जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर एक इस तरह का रूट बना सके और रिड्यूस कर सके जो फ्यू रूट्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमें देखने के लिए मिलती है मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर।
जो हेल्प करेगा फास्टर मूवमेंट में, ग्रोथ में, गुड लॉजिस्टिक होगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ को कम करने में, और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में, और जो भी रीजनल प्रायोरिटी है उनको फोकस करने में। इसके अलावा जो इंडिया अगले 5 साल के अंदर जो उनकी पोर्ट कैपेसिटी है उसको डबल करने के लिए उन्होंने एम रखा है। हाल ही में मुंबई के अंदर नए पोर्ट को लॉन्च का उद्घाटन किया गया था, जिसके द्वारा कनेक्ट किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, और जिसमें कंटेनर से रिलेटेड सेवाएं भी होंगी। जब हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या फिर अदर कोस्टल स्टेट में जो पोर्ट है उनकी बात करते हैं तो उनको डेवलप किया जाएगा। जैसे जब हम दुबई के या फिर अदर पोर्ट्स की बात करते हैं जो कि मेन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, इस तरह से, और उनको चैनल के बीच में एक पोल की तरह यूज किया जाएगा ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम कर कर डेवलपमेंट को इंक्रीज किया जा सके। ब्राजील सेलिब्रेटिंग सेट सेलिब्रेशन सेट टू इंडिपेंडेंस डे। तो जब हम इंडिया ब्राजील की बात करते हैं तो मल्टीलेटरल रिलेशनशिप हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब हम फोरम्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स, बेसिस, G20, G4, IBSA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बायोफ्यूल प्लेटफॉर्म, या फिर लार्ज मल्टीलेटरल बॉडीज की बात करते हैं, UN, WTO, यूनेस्को और WIPO में भी मल्टीलेटरल रिलेशनशिप देखने के लिए मिलते हैं। वहीं जो इंडिया ब्राजील जॉइंट कमीशन, जिसके कोऑपरेशन इन ट्रेड, डेफिसिट, एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस सिक्योरिटी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया और ब्राजील के बीच 12 बिलियन US डॉलर का ट्रेड किया जाता है, जिसमें जब हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करते हैं वो अमाउंट करते हैं 6.8 बिलियन, और इंपोर्ट करते हैं 4.6 बिलियन। जब हम ब्राजील टू इंडिया देखते हैं कि तो वेजिटेबल ऑयल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, एडिबल ऑयल, वुड, कॉपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, गोल्ड, शुगर केन जैसी प्रोडक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं जब इंडिया से देखते हैं कि क्या इंपोर्ट किया जाता है तो वहां पर क्रॉप केयर सॉल्यूशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट, केमिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जब बायलेटरल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ब्राजील और इंडिया के बीच में 7 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अराउंड 30 इंडियन कंपनीज है जो ब्राजील में, और 10 ब्राजीलियन कंपनीज है जो इंडिया में स्टेब्लिश है। प्रोग्रेसिव विद इन रीच बट टाइम ऑफ इट एसेंस। तो ब्राजील गवर्नमेंट के द्वारा इकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल है उनको अचीव किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के साथ साथ जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं उनको देखा जा सकता है कि किस तरह से सस्टेनेबल गोल को, डेवलपमेंट गोल और प्रोग्राम को अचीव करने के लिए हंगर, इनइक्वालिटी के साथ को खत्म करना, प्रमोट करना सोशल जस्टिस को, री इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ब्राजील के अंदर, और स्टेब्लिश करना ग्रीन इकोनॉमी, ताकि जो जीरो इलीगल डिफोरेस्टेशन है वो किया जा सके 2013 तक। इसके अलावा इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो प्रमोट करता है, इंक्लूड करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और टैकल करता है क्लाइमेट चेंज को, बूस्ट किया जा सके प्रोडक्टिविटी को, और वेल पेड जो ग्रीन जॉब्स है उनको डेवलप किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट फुटप्रिंट जो हमें देखने के लिए मिलते हैं उनको और प्रमोट किया जा सके, इक्विटेबल डेवलपमेंट को, बेटर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को और बेनिफिट्स को। इसके अलावा की फैक्टर्स है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखी जा सकती है, एक इलेक्ट्रिक साइकिल्स जो है उनको प्रमोट किया जा सकता है ताकि जो फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट है उनको कम किया जा सके, और क्लाइमेट चेंज के अंदर जो टारगेट रखे गए हैं उनको पूरा किया जा सके। डिस्कवर अनएक्सपेक्टेड पैराडाइज। तो किस तरह से जब हम बात करते हैं ब्राजील की, तो
वहाँ रिच कल्चर कल्चर वाटरफॉल, यूनिक कुजीन्स और ब्यूटीफुल बीचेस देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा किस तरह से टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, फिर जो वहाँ की स्पेसिफिक प्लेसेस हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया ब्राजील के बीच में जब हम मर्सेंटाइल कोऑपरेशन देखते हैं तो 2014 से लेकर 2023 के बीच में देखने के लिए मिल सकता है कि इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम ब्राजील जो है वो कम हुआ है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो हमें देखने के लिए मिला है वो भी 16-17 के आसपास नेगेटिव में था। जो कोविड के आसपास था वो बहुत कम था। उसके बाद जब हम 2023 तक देखते हैं तो हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखता है। वहीं जब इंडिया एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें भी इंक्रीज था 2022 तक, लेकिन 23 के पास आते आते डिक्रीज देखने के लिए मिलता है।